अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिजाब फ़ातिमा है और मैं जो हूँ मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, फ़ाइनल ईयर। सही है। अच्छा, अब मैं आपको आज जो है वो एमडीकेट 2025 में सब्जेक्ट वाइज जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बताने के लिए मैं जो हूँ ये वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास हमें पता है जैसे पहले 200 मार्क्स होते थे एमडीकेट में, तो अब ये है कि हमारे पास वो हैं 200 या 210 से वो 180 पे कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा वेटेज को दिया गया है, केमिस्ट्री को उसके बाद, दैन फिज़िक्स आता है, एंड दैन हमारे पास जो है वो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, उसके साथ साथ जो है वो उसकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगी कि आपने इसको पढ़ना कैसे है, कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हर सब्जेक्ट में जो कि आपने देखनी है। हर सब्जेक्ट में जो है वो आपने कौन कौन से टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम देना है और उनको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना है। सही है। अच्छा, हमें पता है कि बायोलॉजी का जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है। लाइक बायोलॉजी का हमारे पास 81 MCQs आएंगे। सही है। अब इसमें हाई यील्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास जो है वो नंबर 1 पे आता है बायो एनर्जेटिक्स। सेकेंड पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और सेल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। तो ज़्यादातर ये होता है शुरू के चैप्टर्स होते हैं, तो बच्चे इनको जो है वो इतना ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन दीज आर द मेन टॉपिक्स, मेन चैप्टर्स जिन पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आता है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। सही है। तो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स पे हमने फोकस करना है। जेनेटिक्स तो एवरीबडी नोस के जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा फिर हमारे पास नंबर 5 पे हीमोस्टेसिस आता है। उसके बाद फिर लाइफ प्रोसेसेस आते हैं, एंड दैन हमारे पास रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझना मुश्किल लगता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत होता है। सही है। अच्छा, अब हम जो है वो बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी में स्ट्रैटेजी हम लोग ऐसी क्या लगाएं, या फिर इस किस तरह से हमने जो है बायो की तैयारी आखिर में करनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये चैप्टर्स जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं, ये कोर ऑफ़ द बायोलॉजी हैं। सही है। तो इनमें आपने सबसे ज़्यादा क्या करना है कि इन चैप्टर्स को पढ़ना है। जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर आपने पढ़ लिया है। सही है। अब आपने क्या करना है, उसके एमसीक्यूज़ निकालना है, पास पेपर्स निकालना है। जितने भी आपके पास बुक्स हैं, पास पेपर्स हैं, आप चैप्टर के हवाले से जो भी आपको एमसीक्यूज़ नज़र आते हैं, आपने वो सारे सॉल्व करना है। सही है। आपने उन सब की प्रैक्टिस करनी है। उन सब को जो है वो इम्पोर्टेंट समझ के उनको प्रैक्टिस करनी है। जो समझ में नहीं आता आप गूगल करें, आप यूट्यूब पे चैनल्स देखें, या जो भी आपका कॉन्सेप्ट रहता है, यू हैव टू क्लियर इट। सही है। उसके बाद फिर तो आप ये वाली चीज़ कर लेते हैं ना, मतलब आपने एक चैप्टर पढ़ा और फिर उसकी जो है वो एमसीक्यूज़ पास पेपर से कर लिए हैं, या फिर जो भी बुक्स आपके पास, प्रैक्टिस बुक्स बहुत सारे बच्चों के पास होती हैं, प्रैक्टिस बुक्स हैं। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, क्रोम है, आप कहीं से भी, चैट जीपीटी से कहीं से भी आप जो है वो उसके एमसीक्यूज़ निकाल के उसको सॉल्व करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। बायोलॉजी का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग यही होती है कि आपने जो है वो इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। आपने बुक पढ़ ली, आपने एक दफ़ा चैप्टर रीड आउट कर लिया, आपको नहीं समझ में आया, आप वापस से रीड आउट कर लें। आपके जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं आपने उनको क्लियर करना है, एंड देन जो है वो आपने इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं हर हालत में। एमसीक्यूज़ सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप वो कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे जो कि आपने याद किए हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर तो आप ये एमसीक्यूज़, पास पेपर्स वगैरह वाली चीज़ें कर लेते हैं, तो एटलीस्ट आपके 50+ मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे। सही। फिर और हाँ, आपने तीसरी मेन बात जो बायोलॉजी में होती है, बायोलॉजी में इस तीसरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपने रिवाइज़ करना है। मतलब इन चैप्टर्स को जो है वो प्रायोरिटाइज़ करना है। मतलब सबसे पहले इन चैप्टर्स का रिवीजन करें, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर्स की तरफ जाएँ। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जो है वो सेकंड नंबर पे आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री में हमें पता है कि 45 एमसीक्यूज़ होंगे, और इसमें जो हाई यील्ड टॉपिक्स होंगे वो क्या क्या हैं पहले वो बता देती हूँ। उसके बाद फिर इसकी स्ट्रेटजी बताऊँगी कि आपने केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इस पर फोकस करना है, किस तरह से आपने जो है वो केमिस्ट्री को लेके चलना है। सही है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो फ़िज़िक्स लग रही होती है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स में चल रहा होता है ऐसा कुछ कि बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगेगी, किसी को इनऑर्गेनिक मुश्किल लगेगी, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। सही है। अच्छा, अब केमिस्ट्री में हमारे पास जो है वो सबसे मेन टॉपिक जो है वो सबसे शुरू के, हम वही वाली बात है कि शुरू के टॉपिक से बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं करना है। सबसे पहला वाला जो है वो इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है। सेकंड पे केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड पे थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स, फोर्थ पे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग को आप जितना टाइम दे देना वो कम है। इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़रूर आता है, ज़रूर इसके एमसीक्यूज पढ़े हुए होते हैं। पास पेपर्स को भी आप उठा के देखेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स ये सब मिलेंगे। कार्बोक्सिलिक से बाद हमारे पास जो आता है वो अल्कोहल और फिनॉल्स ही लिखा हुआ है मैंने अपने पास। फिर हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आती है। सही है, तो ये वाला है। अच्छा, अब केमिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी होती है कि केमिस्ट्री में हमने फोकस करना होता है मेनली और डीपली ऑन द कॉन्सेप्ट्स। हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सही है। हमें न्यूमेरिकल्स हैं, हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। इसके अलावा रिपीटेड क्वेश्चन जो भी पास पेपर्स में आ रहे होते हैं उन पे फोकस करना है। अच्छा, अब बात आती है फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लग रही होती है, लेकिन फ़िज़िक्स के जो वेटेज है वो केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से कम हो गया। मतलब कि फ़िज़िक्स में हमारे पास 36 एमसीक्यूज़ होंगे। सही है। तो जिन बच्चों को फ़िज़िक्स मुश्किल लगती है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको आसान लगती है उनके लिए बुरी बात होगी शायद, या शायद नहीं। सही। अच्छा, अब इसके अंदर हायरार्की टॉपिक्स कौन कौन से हैं? फोर्स एंड मोशन नंबर 1 पे। सेकंड वेक्टर्स, वेक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी हमें वैसे तो आसान लगता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वेव्स, वेव्स मुश्किल लगता है ज़्यादातर बच्चों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये वाले टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। इन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है फ़िज़िक्स में। और फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी यही है कि आपने जो है वो, क्योंकि हमें पता है कि फ़िज़िक्स में जो है वो न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादातर पेपर होता है। अब वो एक लाइन का, अगर एक लाइन भी उन्होंने अगर एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, देखने में आसान लग रहा होता है लेकिन वो होता मुश्किल है। उसके अंदर आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसी स्ट्रेटजी आपने यूज़ करनी है, और सही फार्मूला लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि फार्मूलाज तो बच्चों को बहुत सारे याद होते हैं, तो वो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई कौन से न्यूमेरिकल में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो ये वाली चीज़ पे भी आपने बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में फ़ोकस करना है कि भाई किस वक्त कौन सा फार्मूला लग सकता है, और मेमोराइज़ करना है। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को बार 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 आपने मेमोराइज़ करना है। सही है। ये याद रखें कि फ़िज़िक्स ऑफन टेस्ट्स फार्मूला एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि आपने जो है वो फार्मूला लगाना आना चाहिए और सही फार्मूला लगाना आना चाहिए, और आपके पास फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए और सही कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। सही है। तो ये वाली बात आती है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास आता है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। इन दोनों को मैं अलग अलग करके बताती हूँ। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में वैसे बज़ाहिर तो 9 मार्क्स हैं। सही है। लेकिन इंग्लिश का ये है कि आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको बेसिक जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। सही है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं, प्रपोजिशंस हो गए हैं, आर्टिकल्स हो गए हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और ये आपको आनी चाहिए। सिनोनियम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ये वाली सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्ले कर रहे होते हैं इसको, मतलब कि बहुत अंडर रेटेड है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एक तो 9 मार्क्स है, बाकी बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि भाई हम बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश में जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लॉजिकल रीजनिंग को क्यों ही इतना टाइम दें। मेरिट बढ़ता है तो अगर आपके लॉजिकल रीजनिंग के आपने आंसर सही टिक किए हुए हैं, सही आपने मार्क किए हैं, तो आप जो है वो उस मेरिट लिस्ट में हाई अचीवर्स में आ सकते हैं। सही है।
बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है पजल्स की, पैटर्न्स की, सीक्वेंसेस हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने ये शुरू से फ्रॉम डे वन आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। सही है। तो मैं भी अगर पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, जैसे मैं पढ़ा रही होती हूँ तो उनको मैं यही बोलती हूँ कि बेटे लॉजिकल रीजनिंग पे आपने ध्यान देना है। फ़िज़िक्स के जो मेन टॉपिक्स हैं एटलीस्ट आप लोग वो करें। सही है। अगर आपको फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो कि जिनको फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो मैं उनको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का बोलती हूँ कि उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बाकी भी करें, लेकिन इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। सही है। इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है लगातार। इंग्लिश को हाँ कम टाइम दे सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रामर, बेसिक ग्रामर की चीज़ें आपको पता हैं, तो आप इंग्लिश फिर भी आपको निकल सकती है। सही है। लॉजिकल रीजनिंग को टाइम चाहिए है हर हाल में। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच एमटीकैट रिलेटेड, मेडिकल फील्ड रिलेटेड कंटेंट। अगर कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।